आपका अभ्युदय सिविल सर्विस के इस एमसीक्यू सेशन में, जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं उनके एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज में मैं आज आपके सामने यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन हुआ था उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं। और आपने देखा होगा कि हर साल किसी ना किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये मान के चलिए श्योर शॉट कि यहां से आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, तो आज हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लगभग जो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होंगे और लगभग एक बड़ी रेंज कवर कर लेंगे, जहां से आपको एक बड़ी रेंज आपके दिमाग में सेट हो जाए, एक बड़ा जो एरिया है उसको आप कैप्चर कर पाए अपने पढ़ने पढ़ाने के क्रम में। और दूसरा एक और फायदा है इसका कि जब आप इस एमसीक्यू सेशन को देखेंगे और आप कुछ देखेंगे कि आपको कौन से एमसीक्यू बन रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में आएंगे। जो नहीं बन रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपने जो पढ़ा हुआ है वो कितना आपके दिमाग में है, इस चीज का भी एनालिसिस आप साथ में कर पाएंगे, है ना। इसलिए एमसीक्यू प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन जनरली ये बनता है कि जो यूरोपियन कंपनियां हैं वो भारत में कब कब आई और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई। तो मैं यूरोपियन कंपनी के आने का क्रम अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले पुर्तगालीस आए थे, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर आए थे, उसके बाद आप देखें तो फ्रेंच कंपनी आई थी और उसके बाद अंत में जो है, नहीं सॉरी, फ्रांस सबसे लास्ट में आए थे, डेनिस आए थे। ब्रिटिश के बाद डेनिस आए थे और फिर उसके बाद फ्रांस आया था। फ्रांस इंडिया कंपनी 1648 में 1664 में भारत आती है। अगर इनकी टाइम पीरियड को मैं बताऊं तो 1498 में जो है पुर्तगाली गवर्नर जो है वास्को डी गामा भारत आता है। उसके बाद डच इंडिया कंपनी की बात करें तो 1602 में ये भारत आती है। ब्रिटिश की बात करें तो 1600 ईस्वी में ये कंपनी तो बन गई थी लेकिन भारत लेट आई थी। और फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो 1611 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी और 1613 में इन्होंने एक स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की। उससे पहले डच लोग जो है साउथ इंडिया में फैक्ट्री लगा चुके थे। तो उस इंडिया के स्टैब्लिश के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, भारत में स्थापित होने के कंटेक्स्ट में, तो ये क्रम सही होगा। लेकिन कंपनी के बनने के क्रम में बात करें तो कई कई किताब आपको बी को यहां लिखती है, ब्रिटिश को, डेनिस को यहां लिखती है, बट मैं इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए पी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिस और फ्रांस, ये जो है एग्जैक्ट क्रम होगा। ठीक, हम डेनिस की बात करें तो डेनिस जो कंपनी है 1615 के आसपास आई थी और फ्रांस इंडिया कंपनी 1664 में भारत में स्टैब्लिश होती है। ठीक, तो ये सीक्वेंस है, आप इसको याद रखेंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस ये जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड आपको, आने के क्रम से, जाने के क्रम से, कौन पहले आया, किसने अपनी फैक्ट्री कहां लगाई, है ना, वो बाकी सारी चीजें जो है हम लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हुगली को, आप साथ में क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया हुगली को। हुगली कहां है, बंगाल की खाड़ी में। इसको समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क ने या अंग्रेजों ने, किसने बनाया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुर्तगाली है इन्होंने, इनका आपको पता है ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने चलाई थी और ये जो थी समुद्र में इनका बहुत ज्यादा आधिपत्य था, समुद्र में लूटपाट के कंटेक्स्ट में ये जाने जाते थे। तो इनका एक गवर्नर था, दूसरा जो गवर्नर था, इनके दूसरे गवर्नर का नाम है, मैं बताता हूं आपको, पुर्तगाली गवर्नर जो था नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, इन्होंने जो है पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की थी, कहां पे, बंगाल की खाड़ी में, हुगली में, और जो समुद्री लूटपाट के लिए जाना जाता था। नीनो डी कुन्हा के बारे में आपको जानना है और सारी इंफॉर्मेशन जाननी है। इन्होंने जो कोचीन है, इनका जो व्यापारिक केंद्र था पुर्तगाल का,
उस कोचीन को के व्यापारिक केंद्र को उठाकर गोवा में शिफ्ट कर दिया था। और गोवा जो है 1510 में बीजापुर के शासक से अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया था। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आगे आएगी तो हम उसको और डिटेल से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अभी मैं आपसे बता रहा था यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के संदर्भ में क्वेश्चन आ गया, अभी मैं उसकी बात कर रहा था कि किसने कब प्रवेश किया। तो पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने 1510 में जो है बीजापुर के शासक से जो है गोवा को छीना था, बीजापुर के शासक से। ठीक, तो ये जो 1499 वाली बात है ये गलत हो जाती है और हमें चुनना था सही नहीं है। तो ऐसे तो हमारा उत्तर आ गया ए, लेकिन हम बाकी के स्टेटमेंट भी देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम अस्थायी कारखाने की बात करते हैं, अस्थायी कारखाने की, तो अस्थायी कारखाना पहला अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में ही लगाया, साउथ इंडिया में। ठीक है, अब यहां एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता कि भारत में मछलीपट्टनम में लगाया तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। इसलिए हमेशा स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो दक्षिण भारत में डेफिनेटली मछलीपट्टनम में पहला कारखाना लगा था, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो अंग्रेजी कंपनी ने पूर्वी भारत की बात करें, पूरब में, तो पहला कारखाना उड़ीसा में लगाया। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, 1633 में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1646 में मद्रास पर कब्जा किया। बिल्कुल ठीक है, डुप्ले एक बहुत ही फ्रांसीसी गवर्नर था और बहुत शक्तिशाली गवर्नर था, है ना। इसके नेतृत्व में मद्रास पर कब्जा किया जाता है फ्रांसीसी कंपनी द्वारा, कब? 1746 में। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये जानकारी आप रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया है, उसमें एक स्टेटमेंट आपको गलत मिल गया, लेकिन तीन और इंफॉर्मेशन है, और जो तीनों इंफॉर्मेशन है किसी एग्जामिनर के दिमाग में ये इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है वो एग्जामिनर की जो इंफॉर्मेशन है वो कई और एग्जामिनर यूज कर ले इस इंफॉर्मेशन को और यहां से क्वेश्चन पुट कर दे। इसलिए जो ऑप्शन है इनको भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है ना। बस आंसर नहीं लगाना है, उसके ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से देखना है। ठीक, तो मैं जो आपको यहाँ एमसीक्यू करा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एमसीक्यू जो है आपके बहुत एक समग्रता में, एक जो है आपकी तैयारी में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। आपको मेरे साथ मतलब पार्टिसिपेट करेंगे आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में। भारत, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहां लगाया? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहां लगाया, ये बात हो रही है। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी जो कंपनी थी उन्होंने पहला कारखाना कहां लगाया? देखिए उत्तर करने की कोशिश कीजिए आप यहां से। ठीक है, क्या है? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहां लगाया? तो फ्रांसीसी इंडिया कंपनी मैंने बताया 1664 में स्टैब्लिश हुई और इसको स्टैब्लिश किया कोबाल्ट ने, ना, इसको याद रखिए, कोबाल्ट ने स्टैब्लिश किया था। और 1668 में इसके स्टैब्लिशमेंट के 4 साल बाद जो है इन्होंने पहला कारखाना अपना सूरत में स्टैब्लिश किया। कहां किया? सूरत में स्टैब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखते हैं कौन सा सही है। यहां हमें सही कथन चुनना है, सही। ठीक, हम पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश रहा। डच तो भारत की स्वतंत्रता से काफी पहले वापस चले गए थे छोड़ के भारत को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है, डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में जो है फोर्ट विलियम की स्थापना की। एक फोर्ट विलियम जो है आपको बंगाल में भी देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। ठीक, तो एक कोची में है जिनको डचों ने बनाया और एक कलकत्ता में है, बंगाल में है, जिनको अंग्रेजों ने बनाया। फोर्ट विलियम उसका नाम भी है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहता, नहीं। कोची को जो है ब्रिटिश उपनिवेश ने 1761 में स्टैब्लिश हो गया था। यहां पे मैं आपको बताऊं कि 1760 का एक युद्ध होता है, जो होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, है ना, ब्रिटेन के बीच होता है। जब ये युद्ध होता है इसको बोलते हैं वांडी वॉस का युद्ध। किसका युद्ध? वांडी
वॉस का युद्ध। वांडी वॉस का युद्ध कब हो रहा है? 1760 में। किस किस के बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। इस समय आप देखें कोची पे जो है फ्रांस का कब्जा हुआ करता था, पर इस युद्ध के बाद जो है, इस युद्ध के बाद 1761 में जो है, जो कोची है इस पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा होता है, ब्रिटिश उपनिवेश बन जाता है। और ये क्या कह रहा है कि आधुनिक कोची को कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था आधुनिक कोची। जबकि 1761 में वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांस से ये कोची को जीतकर ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमें चुनना था सही, और सही है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आया? मैंने अभी आपको आने जाने का क्रम बताया था कंपनी के, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डच कंपनी है वो लगभग 1602 ईस्वी में भारत आती है, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आती है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो 1600 में बन जाती है, पुर्तगाली 1498 में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अंत में पूछ रहा है, सबसे आखिरी में कौन आया? तो सीधी सी बात है, सबसे आखिरी में आ रहा है फ्रांसीसी। ठीक, फ्रांसीसी सबसे अंत में आ रहा है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, सी वाला सही है। ठीक है, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है, अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। तो अब देखिए उपयुक्त में से कितने कथन सही है। अब ये पूछ रहा है कितने सही है, एक सही है, दो सही है, या तीनों सही है? तो तीनों तो सही हो नहीं सकते, सभी तीन। अब देखते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। पौंडीचेरी पर दूसरी बार जो कब्जा किया था वो किया था अंग्रेजों ने, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। अब या तो आंसर होगा कि वो भी गलत होगा पहला, या वो अकेला सही होगा। उसको ठीक से पढ़ते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो पौंडीचेरी अगर आप देखेंगे भारत के मैप में, तो पौंडीचेरी का कुछ हिस्सा इस तरफ दिखाई देता है, कुछ हिस्सा इस तरफ दिखाई देता है। इसको हम माय पीके के नाम से आप जान सकते हैं। इसमें माहे यमन और पुदुचेरी, पौंडीचेरी और कराकुलम ये चार एरिया है पौंडीचेरी के अंदर आते हैं। जो माहे और यमन है ये भारत के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, भारत के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। जबकि पौंडीचेरी और काराकोलम जो है भारत के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। पी के माए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पौंडीचेरी के बाद याद रखिए। और पहली बार इस पर कब्जा किया था पुर्तगालियों में, पौंडीचेरी पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसलिए पूछ रहा है कितने कथन सही है, केवल एक ही कथन सही है, इसलिए हमने लगा दिया केवल एक। ठीक, आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण हुआ था? किस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि जो वांडीवास की लड़ाई है, 1760 में जो हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में इस बात का निर्धारण हो गया था कि अंग्रेजों भारत में कौन शासन नहीं करेगा और कौन शासन करेगा। फ्रांसीसी शासन नहीं करेंगे और ब्रिटेन शासन करेगा, ये वांडीवास की लड़ाई से सिद्ध हो गया था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की थी। ठीक, वांडीवास की लड़ाई। ठीक, इसको याद रखिए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। पुर्तगाली शक्ति की नींव रखने वाले गवर्नर थे, कौन थे? आप देखिए, पुर्तगाली शक्ति की नींव रखने वाले भारत में गवर्नर कौन थे? ठीक, गवर्नर कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर। तो मैं अल्मीड़ा के बारे में बता दूं आपको। अल्मीड़ा जो था, इसने 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बनता है, पुर्तगाली गवर्नर बनता है, और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर होता है।
अल्बुकर्क जो थे वो 1509 में गवर्नर बनते हैं और कहें कि फ्रांसीसी शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। और इन्होंने ही 1510 में बीजापुर के शासक से, किससे, बीजापुर के शासक से गोवा को जीता, है ना, गोवा को जीत के पुर्तगाल में मिला लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क जो है फ्रांसीसी शक्ति के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक, ये आप इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? पहला अंग्रेज जहाज, देखिए कैप्टन हॉकिंस पहली बार जो है भारत आए थे। कौन? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से आए थे पहली बार 1608 में, कैप्टन हॉकिंस, कौन? कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं और ये आते हैं एक जहाज से जिसका नाम होता है हेक्टर। किससे? हेक्टर नामक जहाज से पहली बार आते हैं। इनके साथ एक जहाज और था, इनके साथ एक जहाज और था और इसका नाम था रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से तो कौन था? रेड ड्रैगन। पर अगर यहां हेक्टर लिखा होता तो आंसर होता हेक्टर। पहला अंग्रेजी जहाज हेक्टर था, लेकिन रेड ड्रैगन भी एक जहाज था जो इसके बाद आया था, लेकिन ऑप्शन में हेक्टर नहीं दिया है, इसलिए हमने किसको चूज किया? रेड ड्रैगन को। और डेविड मेडल्टन जो थे इस जहाज पर कैप्टन थे। कौन? डेविड मेडल्टन। इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2 बार डिफरेंट स्टेट पीएससी ने इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। एक तो यही हो गया, रेड ड्रैगन के कैप्टन कौन थे? डेविड मेडल्टन। ठीक, पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में ध्यान रखिए, दिए गए ऑप्शन में, बट 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहले ही आ चुके थे। ठीक, डेविड मेल्टन के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन और आगे दूंगा, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो ये बच्चा बच्चा जानता है, वास्को डी गामा ने जो है केप ऑफ गुड के रास्ते भारत की खोज की। ठीक, और भारत पहुंचा। इजी क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो अंग्रेजों ने, मैंने आपको बताया था कि एक जो दुर्ग है फोर्ट विलियम था, है ना, अंग्रेजों ने कलकत्ता में स्थापित किया था फोर्ट विलियम। एक और फोर्ट विलियम जो है कोच्चि में स्टैब्लिश था, उसे डच इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। तो दोनों में फर्क कीजिएगा। ठीक, जो कलकत्ता में बनाया वो अंग्रेजों ने बनाया, जो कोच्चि में बनाया वो डच ने बनाया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन था? तो हम बात करें पुर्तगालियों के मुख्यालय के लिए, तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो कोची था, कोची था। लेकिन 1530 में, 1529 में जो है नीनो डी कून्हा जो है पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं और जो है मुख्यालय को गोवा शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले तो कोचीन था लेकिन बाद में गोवा शिफ्ट हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या करें हम, ये एक में सोचने वाली बात है। तो ऐसे में इस पे एग्जामिनर के विवेक पे डिपेंड कर देता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बट अब इसमें टाइमलाइन का कहीं जिक्र नहीं है कि कौन से समय की बात कर रहा है। तो शुरुआत में तो कोचीन था, बाद में गोवा हो जाता है 1530 में। तो टाइमलाइन की बात नहीं, इसलिए हम इसको गोवा ही लगाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक जो है गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा है। ठीक, तो आंसर होगा हमारा बी, गोवा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने कहां किया? तो जो पहला दुर्ग है वो पुर्तगालियों द्वारा कहां बनाया गया? सीधी सी बात है, पुर्तगालियों के द्वारा पहला दुर्ग कहां बनाया जाएगा? जहां उनका मुख्यालय रहा होगा। और पुर्तगालियों का मुख्यालय पहले कहां था? मैंने अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों का मुख्यालय था कोचीन में, इसलिए पहला दुर्ग जो है पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन में बनाया गया। ठीक, इसको याद रखें, कोचीन में पहला दुर्ग बनाया गया। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था?
बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों के द्वारा एक कारखाना स्थापित किया गया था चिंसुरा में। कहा? चिंसुरा में। हुगली में कारखाना स्थापित किया गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, तो चिंसुरा में जो है कारखाना बंगाल में डच इंडिया कंपनी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, चिंसुरा, है ना, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, उनके सही क्रम को बताना है। ठीक, अब देखिए यहां पर अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, इनका क्रम बताना है। तो फ्रांसीसी के बारे में मैंने आपको बताया 1664 में जो है प्रवेश करता है फ्रांसीसी। ठीक, हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी बन जाती है। डच की बात करें तो 1602 में, और पुर्तगाली की बात करें तो 1498 में। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर होता है 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4, बट ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। थ्री, 2, 1, 4 तिथि का निर्धारण सही क्रम में कीजिए। एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड, है ना, एक मिनट, मैं देखता हूं। निम्न कोट में प्रवेश का सही तिथि क्रम का निर्धारण कीजिए। किस समय प्रवेश किया? तो सबसे पहले तो प्रवेश करते हैं पुर्तगाली, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। उसके बाद फ्रांसीसी प्रवेश करते हैं क्या? नहीं, यहां देखिए उस हिसाब से देखें तो हमें यहाँ ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है टाइपिंग की वजह से ऑप्शन गड़बड़ हो गया। सबसे पहले फ्रांसीसी पुर्तगाली प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो है डच भारत आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, और उसके बाद जो है फ्रांसीसी आते हैं। 3, 2, 1, 4 ये ऑप्शन इसका ठीक होगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टाइपिंग एरर की वजह से ये गड़बड़ हो गया है ना। आंसर होगा इसका 3, 2, 1, 4। ठीक, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो निश्चित तौर है सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र कौन स्थापित करेगा? आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, पुर्तगाली। पुर्तगाली सामुद्रिक शक्ति में जो है बहुत अव्वल माने जाते थे। ठीक है, और जो अल्बुकर्क है उसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। ठीक, तो पुर्तगाली जो है समुद्री व्यापारिक केंद्र में अव्वल थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक। कलकत्ता को इसने एक शहर के रूप में स्थापित किया था, और इसमें जो है उस समय ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोग रहा करते थे। कहां? कलकत्ता में। और 3 गांव की जो जमींदारी मिली थी उसके उपयोग करके इसने कलकत्ता को स्टैब्लिश किया था। ठीक, तो 1690 के आसपास इसने कलकत्ता को स्टैब्लिश किया था। कब? 1690s में। ठीक, और इसके 8 साल 1698 में कलकत्ता के आसपास के 3 गांव की जमींदारी मिल जाती है, तो कलकत्ता का ये एक्सपांशन कर लेता है। 3 गांव कौन से जिनकी जमींदारी मिली थी उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां हमें मैच करना है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी गोवा पुर्तगाली से संबंधित है। गोवा जो है पुर्तगाली से संबंधित है। पौंडीचेरी ट्रेवनकोर जो है डचों से संबंधित है। मद्रास इससे संबंधित है डच। बी का 3, ठीक है, ए का 2, ए का 2 मतलब पौंडीचेरी फ्रांस, और ट्रेवनकोर डच, और मद्रास जो है डेनिसों से संबंधित था। तो ऑप्शन होगा इसका डी। ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, शायद ये ऑप्शन जो है ना टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। मुझे लग रहा है ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हुए हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर सही डाल दूंगा। ठीक, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर लग रही है मुझे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की थी। कहां? सूरत में। कब? 1613 में। और जो मैं आपको नाम ले रहा था डेविड मेडिल्टन, आपको याद आया डेविड मेडिल्टन का नाम, जिन्होंने एक अंग्रेजी जहाज को लेकर आए थे भारत में। ठीक है, इन्होंने ही जो है
जहांगीर से भारत में कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन मांगी थी। हालांकि इससे पहले जो है कैप्टन हॉकिंस परमिशन मांग चुके थे, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली थी। तो डेविड मिडलटन ने परमिशन ली थी कब? 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक, आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो बंबई किससे लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो किंग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सॉरी, ब्रिटेन के जो किंग थे और पुर्तगाल की एक रानी थी, उनके बीच में विवाह होता है और दहेज स्वरूप जो है पुर्तगालियों द्वारा जो है बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1668 में 1668 में इस बंबई को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देती है। तो ऐसा किसने किया था? किसने लिया था? पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो बंबई जो है उनको दहेज में मिला था, किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो बंबई मिला था ब्रिटेन को दहेज में, इसी बंबई को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है कब? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे 1668 ईस्वी में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो भारत में देखें, सर्वोत्तम सोरा और अफीम के साथ साथ हम बात करें कपास और जूट, ये भी भारत में बड़ी मात्रा में प्राप्त होता था। सोरा और अफीम की अगर मुख्य रूप से बात करें तो सोरा अफीम जो है हमें मद्रास में नहीं मिलता था, गुजरात में भी नहीं मिलता था। बंगाल और बिहार में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन बिहार यहां मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। तो बिहार में जो है सर्वोत्तम मात्रा में सोरा और अफीम प्राप्त होता था। लेकिन उस समय जो है बंगाल का ही क्षेत्र जो था वो बिहार बंगाल के क्षेत्र में ही शामिल होता था। ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया भारत में, तो भारत में 1757 में आपको पता है 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है। 1757 जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होता है बंगाल का, और ये जो है गवर्नर जनरल ये सिराजुद्दौला को हरा देता है। प्लासी का युद्ध किस किसके होता है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। तो इसको हराने के बाद बंगाल में इनका बड़ी मात्रा में आधिपत्य स्थापित हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस ही युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो नींव है उस या प्रभुत्व वो भारत में चालू हो जाता है, स्थापित हो जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करें तो मैंने भी बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बंगाल का गवर्नर बनता है और 1755 में, और 1757 के युद्ध के में जो है प्लासी का जो युद्ध होता है इसमें सिराजुद्दौला को ये बुरी तरीके से पराजित करता है। तो इसी को जो है संस्थापक माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। रेनेसांस मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्न कथनों से कौन सा सही है? ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, बट ये एक एग्जाम में आया है इसलिए हम इसको यहां डिस्कस कर रहे हैं। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इस संस्कृति के बारे में कम से कम 3 चीजें आपको पता चल जाएंगी जो सही होंगी। इसने मानव जीवन और धर्म के नियंत्रण पर काम किया था, मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण के लिए काम किया था। इसका मानना था कि मानव स्वभाव बहुमुखी है, ये अच्छे आचरण से संबंधित था। इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता, गौरव, प्रशंसा की आलोचना की थी, ये कह रहा है। तो ये जो था ना, ये आलोचना नहीं करता था बल्कि इसका सपोर्ट करता था। क्या करता था? इसका सपोर्ट करता था। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अच्छे आचरण से संबंधित था, मानव स्वभाव बहुमुखी ये भी मानता था, धर्म के नियंत्रण को कम किया इसने मानव जीवन पर, और भौतिक संपत्ति, सत्ता और प्रशंसा की इसने आलोचना नहीं किया, इसका सपोर्ट किया कि भाई भौतिक संपत्ति व्यक्ति रख सकता है। चारबाग दर्शन जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है हमें, है ना। रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति मतलब मानव को ये सर्वोपरि मानता था। अगला है 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है, और भारत में लगभग 19% हिस्से में यह स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। कुल जो ब्रिटिश भारत का
उसका 19% में। अगर हम यहाँ टैक्स की बात करें, आय की बात, टैक्सेशन की बात करें, तो 90% जो टैक्स है वो कंपनी को जाता था और 10% जो टैक्स है वो जमींदार लेता था। किसका? कुल टैक्स कलेक्शन का। ठीक, इस तरीके से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 19% भारत में शामिल था और मुख्य रूप से ये बंबई, बंगाल और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू था। उत्तरी कर्नाटक में लागू था। ठीक है, कौन? चिरस्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने शुरू किया 1793 में। सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से, अच्छा नहीं, इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया, भारत में ही बच गया? तो हम जानते हैं, मनुची का नाम जानते हैं। मनुची जो थे वो कभी वापस यूरोप नहीं गए, भारत आया, भारत में ही बच गए और इन्होंने कई राजाओं के साथ, रियासतों के साथ काम किया। मनुची। ठीक, यहां आंसर होगा मनुची। ठीक, 19वीं शताब्दी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया? 19वीं शताब्दी में चाय उगाना किसने संभव बनाया? तो यहां रॉबर्ट फॉर्चून का नाम आता है। रॉबर्ट फॉर्चून जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे, प्लांट हंटर भी कहा जाता है इनको। इन्होंने चाइना से चाय का पौधा चुरा के ले आए, चाय का पौधा चुरा कर ले आए और भारत में स्टैब्लिश किया। तब से ही भारत में जो है चाय की खेती की जाने लगी। तो इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट फॉर्चून को। ठीक, किस यूरोपीय शासक ने अवलोकित किया कि ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है? तो भारत के वाणिज्य को विश्व का वाणिज्य करने वाला रूस का पीटर द ग्रेट था। रूस का पीटर द ग्रेट था। वो कहता था कि भारत के वाणिज्य पर जिसका कब्जा हो गया, समझो कि विश्व उसी के हाथों में होगा। किस यूरोपीय यात्री ने यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहां तक कि सबसे अधिक भीड़ वाली जगहों में भी, और उसे कभी भी निकम्मे, आवारागर्दी की गुस्ताख नजरों और परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब भारत कितना सेफ है ये बता रहा है। ये कौन कह रहा था? ये जो है अबे जेएस डवाइस कहते हैं। अबे जेएस डवाइस द्वारा ये कथन बोला जाता है। ये देखिए, इस तरीके के कथन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो अबे जेएस डवाइस इस प्रकार का कथन कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंग्रेजों की बंगाल के पैठ के विषय में कौन सा सही है, देखते हैं कौन सा सही है। तो जॉब चॉर्नोव ने 1690 में सूतानाती से आया था, उसने कलकत्ता की स्थापना की। मैंने आपको बताया 1690 में कलकत्ता की स्थापना होती है जॉब चार्नोक की तरह। एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र बन गया। बिल्कुल, ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र बन गया था कलकत्ता। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग की स्थापना की। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, गड़बड़ हो गया फ्रांसीसी। यहां अगर लिखा होता ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फ्रांसीसी नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फ्रांसीसी कंपनी ने नहीं की थी। इसलिए हमारा आंसर होगा केवल एक कथन, केवल एक। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता के पूर्व फ्रांस की कॉलोनी कौन नहीं था? तो देखिए, पुडुचेरी तो फ्रांस की कॉलोनी था, सूरत भी था, गोवा तो था ही, आपको पता है। आप खुद इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो कि पटना जो है कभी भी फ्रांस की कॉलोनी नहीं रहा है। त्रावणकोर राज्य के मार्तन बर्मा ने डच को पराजित किया, है ना। तो डचों को पराजित किया किसने? त्रावणकोर के राजा ने। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 अगस्त 1741 को यह लड़ाई होती है और ये डच और मार्तन बर्मा के बीच में होती है ना। त्रावणकोर के राजा थे मार्तन बर्मा, इनके बीच हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि मार्तन बर्मा और इनके बीच लड़ाई होती है, जिसको हम कोलाचल के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके भी? कोलाचल के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1741 में होता है। कब? 1741 में होता है। मार्तन बर्मा जो थे त्रावणकोर के राजा थे और ये किसके बीच में होता था? डच के बीच में। डचों को इन्होंने पराजित कर दिया और डच जो है इसके बाद कभी भी उभर नहीं पाए, है ना। तो डचों की शक्ति यहां खत्म होती हमें दिखाई देती है। ठीक, 1741।
किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार माना जाता था? कौन सा बंदरगाह जो है बाबुल और मक्का का द्वार माना जाता था? तो अब जब आप भारत का मैप देखेंगे, यहां हमारा गुजरात पड़ता है, ठीक है, और यहीं से जो है अरब जाते हैं, अरब सऊदी अरब पड़ता है, सऊदी अरब में मक्का है। सूरत जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। साथ में हम अगर दूसरे देश की यात्रा करना चाहते हैं उस समय, तो उसके लिए भी सूरत जो है खासतौर पर अरब देश की यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मक्का भी इस तरफ पड़ता है। तो बाबुल मक्का का द्वार कौन होगा? निश्चित तौर पर बाबुल मक्का का द्वार होगा, कौन होगा? सूरत होगा। तो आंसर होगा इसका बी, सूरत जो है बाबुल मक्का का द्वार माना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें डिस्कस करने थे, वो आज हमने देखे। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो यूरोपीय कंपनी से संबंधित थे। आगे की जो स्लाइड्स हम लेके लाएंगे उसमें कुछ एमसीक्यू की संख्या हम बढ़ाएंगे। हो सकता है हम एक टॉपिक से 100 एमसीक्यू लेकर आए। अभी जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो मोटा मोटी मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू हम रख रहे हैं, लेकिन हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे और भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपकी और बेहतर तैयारी हो सके। साथ में एक क्यूरी भी है बच्चों की कि हम इंग्लिश और हिंदी की साथ में स्लाइड लेकर आए। तो हमारी कोशिश होगी आने वाले वीक से, मतलब हम कोशिश करेंगे, अभी जो हमारे लेक्चर बन गए हैं उस पर तो नहीं, लेकिन आने वाले वीक से हम कोशिश करेंगे कि हम जो है हिंदी और इंग्लिश में स्लाइड लेके आए और क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।